अगर किसी के पास आज 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट वो कहाँ करे? रियल एस्टेट में डाले, म्यूचुअल फंड में डाले, क्रिप्टो में डाले, गोल्ड में डाले, कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करे? 1 करोड़ रुपए यदि आपके पास है और इन्वेस्टमेंट करना है तो 60 to 80% रियल एस्टेट में आप कर सकते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड और क्रिप्टो में 1 से 2% कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि क्यों करना चाहिए रियल एस्टेट पे मेजॉरिटी, क्योंकि स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड, ये सब शेयर मार्केट के हिसाब से चलता है, कंपनी के हिसाब से चलता है। लेकिन क्योंकि यदि आपने इतना मेहनत से पैसा कमाया, यदि 1 करोड़ रुपए है तो वो डूबे नहीं, वो माइनस में ना जाए, तो ये स्टेबिलिटी लेके आता है। क्योंकि आप देखेंगे यदि रियल एस्टेट यदि आप बाय किए हैं और सही तरीके से बाय किए हैं तो इतना ऐसा नहीं होगा कि 50% डाउन हो गया या 80% डाउन हो गया। तो ये आपके पोर्टफोलियो को बरकरार रखेगा, लॉस ज़्यादा करने से बचाएगा। और यदि कुछ स्टॉक्स या क्रिप्टो में आप डालते हैं उसमें रिटर्न हो सकता है ज़्यादा मिले, 1 साल में डबल हो, प्रॉपर्टी हो सकता है 2 साल 3 साल में डबल हो, तो इसलिए बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। रियल एस्टेट से अगर किसी पर्सन को पैसा कमाना है और बहुत ज़्यादा वेल्थ बनानी है तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जैसे वो वेल्थ बना सकता है और पैसा कमा सकता है? देखिए, 4 क्वाड्रेंट मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ क्योंकि हज़ारों लोग ये सवाल मुझसे पूछते रहते हैं। तो 4 रास्ता है। पहला रास्ता है, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो बेचो। बेचने में कोई पैसा नहीं लगता है और लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने बेचना शुरू किया। दूसरा ऑप्शन है खरीदो। यदि आपके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है और जहां आपके पास कैश फ्लो है, यानी हर महीना 1 लाख 2 लाख रुपए आप कमाते हैं, तो बचत करिए और प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में वो अप्रिशिएट होगा या कैश फ्लो आपको मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है, यदि आपको बिजनेस करना है तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं, आप डेवलपर बन सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं। डेवलपर कौन होता है? जो प्लॉट लेता है और उसको काट के बेचता है, कॉलोनी बनाता है, कुछ लोग कॉलोनाइजर भी कहते हैं उसे। और दूसरा ऑप्शन बिल्डर कौन होता है? जो बिल्डिंग बनाता है, अपार्टमेंट बनाता है, हाई राइज बनाता है, डुप्लेक्स बनाता है। तो ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, कोई और बिजनेस है, अब मुझे काम नहीं करना है, तो किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करो, किसी के साथ पार्टनरशिप करो, किसी के साथ इनसाइडर बनो। कोई बिल्डर को पैसा चाहिए, फाइनेंस करो और उसके लिए पैसा कमा के देता है। तो ये 4 रास्ते में आप देखो कि आपके लिए कौन सा है और उस रास्ते पे आप शुरू कर दो। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है, वो है घर खरीदना वर्सेस घर रेंट करना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार घर खरीदो मत, रेंट करो। बल्कि बहुत सारे लोग इंडियंस ये मानते हैं कि घर एक इमोशन होता है, उसको खरीदना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है कि घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए? देखिए दुर्वेश जी, घर तो खरीदना चाहिए पर थोड़ा रुक के खरीदना चाहिए। रहने के लिए घर खरीदना चाहिए पर रेंट लगाने के लिए पहले खरीदना चाहिए। आप एसेट्स बना रहे हो या लायबिलिटी? यदि आप खरीद करके ईएमआई के कुचक्र में फंस गए हैं, आपकी, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ 1 लाख रुपए सैलरी है और 50,000 रुपये महीने का उनका ईएमआई है। अब वो कई बार तलवार लटक जाती है जॉब जाने की और वो एंजाइटी में आ जाते हैं, अब कैसे ईएमआई भरूंगा, परेशान हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो। मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा, जब मैंने शादी किया तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि एक घर तो होना चाहिए, छोटा भी ले लो। उन्होंने छोटा बोला था, मैंने आन में, ईगो में बड़ा घर खरीद लिया, 150 गज का, दिल्ली में 1 फ्लोर। उस समय मेरी वाइफ और मैं था, तो मुझे 50 60 70 गज के घर में उसके आधे साइज का 2 BHK में काम हो जाता। लेकिन मैंने बड़ा घर लिया जो मेरी नीड नहीं थी। 5-6 लाख में वो घर होता, 9-10 लाख में वहीं पास में एक एरिया था, गांधी बिहार, नेहरू बिहार, वहाँ पूरा 5 तल्ला का फ्लोर 50 गज का मिलता था। वो यदि मैं 10 लाख में खरीदता, घर भी हो जाता और वो पूरा फ्लोर खरीदता, पहले दिन से 25-30 हज़ार रेंटल इनकम। उस समय में 2003 में उतनी लोगों की अच्छी जॉब में सैलरी होती थी। मैं एक इनकम सोर्स क्रिएट कर लेता। मैं लोगों को कहता हूँ घर खरीदो, या तो बजट देखो अपनी कमाई के हिसाब से, या थोड़े दिन रुको, पहले थोड़े एसेट्स बिल्ड करो। एक क्यों, 5-5 घर खरीदो। लेकिन आप अपने नौकरी से जब ज़्यादा पैसा उससे बनाने लग जाओगे, पैसिव इनकम क्रिएट कर लोगे, मन में सुकून शांति रहेगा, जॉब जाने का डर नहीं रहेगा, तलवार नहीं अटका रहेगा। और अब लो ना, छोटा घर क्यों, खूब बढ़िया बढ़िया घर लो, सपनों का घर लो। रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हर जगह आप देखो, दुबई देखो, इंडिया देखो, बड़ी सिटीज़ देखो, हर जगह ग्रो कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी सिटीज़ में
रियल एस्टेट ज़्यादा ग्रो करेगा इन टर्म्स ऑफ क्या टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा ग्रो करेगा या फिर मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा ग्रो करेगा? देखिए, किसी एक शहर में कहना ठीक नहीं है, बायस्ड होगा। मैं किसी एक में कहूँ रांची में बूम होगा तो आपको लगे मैं रांची में रहता हूँ इसलिए। देखो, देश में 100 स्मार्ट सिटी बन रहा है, यहाँ पे 10 लाख करोड़ इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, बाकी चीज़ों के डेवलपमेंट में। तो जो ये स्मार्ट सिटी है ना, वहाँ स्वाभाविक रूप से शहर में ग्रोथ होने वाला है, वहाँ पैसा बढ़ेगा। या आप देखो कि आपके शहर में मेट्रो आ रहा है, कोई एम्स आ रहा है, कोई एयरपोर्ट आ रहा है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है, कोई बड़ी कंपनी आ रही है, कोई बड़ा प्लांट लग रहा है, ऐसा चीज जहाँ पे आ रहा वो सिग्नल है। ऐसे शहर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना कि मैं कहूँ कि सिर्फ एक किसी शहर में आप देखो। आप अपना नज़र खुला रखो, संभावना देखो और ऐसे शहर में आप इन्वेस्ट करो। प्लॉट वर्सेस फ्लैट, बहुत सारे लोगों के पास ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर उनके पास पैसा है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो उनको ज़्यादा रिटर्न दे। तो आपको क्या लगता है, अगर ज़्यादा रिटर्न किसी को चाहिए और सेफ चाहिए तो वो प्लॉट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है या फिर फ्लैट्स में? दो चीज़ देखने की ज़रूरत है। पहला चीज़ तो मैं यह कहना चाहूँगा, नेचुरली आप देखेंगे तो यदि डेवलपिंग एरिया में प्लॉट लेते हैं तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा देखा गया है, ठीक है। पर फ्लैट भी लेना बुरा नहीं ऑप्शन होता है, किस कंडीशन में कब लेते। मान लीजिए आप इनिशियल स्टेज में लेते हैं तो उसमें भी अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। तो एप्रिसिएशन की जहाँ तक बात है, अब तीसरी बात आती है मेरे पास बजट कितना है। यदि आपके पास बजट 50 लाख 1 करोड़ है तो फ्लैट में भी जा सकते हैं, लेकिन बजट ही कम है 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए, तो मुझे लगता है प्लॉट में जाना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड भी होते हैं और बहुत सारे मासूम और बेचारे लोग इसमें फंस जाते हैं स्कैम्स और फ्रॉड में। तो रियल एस्टेट के स्कैम से या फिर प्रॉपर्टी स्कैम से कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे बचें? सबसे पहला चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि लालच जहाँ ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ कोई कहे कि रातों रात डबल हो जाएगा, अभी लगाओ 1 महीने में बिकवा देंगे, अभी लगाओ ये हो जाएगा, या हर महीने इतना परसेंट 2% 3% रिटर्न देंगे, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, वहाँ अलर्ट हो जाना चाहिए। वहाँ रेड फ्लैग आपके दिमाग में होना चाहिए, पहला चीज़ यह। दूसरा चीज़, जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो ड्यू डिलिजेंस करें, मतलब जांच पड़ताल करें। लोग करोड़ रुपए तो लगाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने में और फंस जाते हैं, फिर अफसोस करते हैं, लेकिन उससे पहले 10,000 रुपये 5,000 रुपये उसके जांच करने में नहीं लगाते। तीसरा चीज़, सिर्फ भरोसे पे ना लें। ज़्यादातर लोग जो स्कैम में फंसते हैं ना, अच्छा मेरा किसी दोस्त ने कहा था, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कहा था, और ट्रस्ट पे आके हम ले लेते हैं। चौथा चीज़, आप बिल्डर या डेवलपर या बेच सेलर, जो भी बेचने वाला है, उसके प्रोफाइल के बारे में जानें, उसके बारे में पता करें, क्या उसने किसी को बेचा है, आपके कोई जानने वालों को बेचा है, उससे पूछे कि कैसा अनुभव रहा। कोई बिल्डिंग बना रहा है तो पहले जो बनाया उसके बारे में जानें, जो कमिटमेंट किया वही दिया। कोई ज़मीन बेचा है, किसको किसको ज़मीन दिया है, ऐसे 2-4 कस्टमर के बारे में पता करें। और आज के डेट में सबसे बढ़िया तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में जाएं, फॉलो और क्या कह रहा है, ठीक है, डिजिटली उनका क्या प्रेजेंस है, वहाँ लोग क्या लिख रहे हैं, क्या फीडबैक देख रहे हैं, ये सब जब चीज़ आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर किसी के साथ रियल एस्टेट में लेट्स सपोज स्कैम और फ्रॉड हो चुके हैं, है ना, तो वो रियल एस्टेट के स्कैम से अब कैसे बचे या क्या प्रोसेस अपनाएं? और देखिए, यदि आपको लग रहा है कि पैसा मेरा फंस गया, या जो बिल्डर डेवलपर या सेलर जो बेचने वाला है उसने प्रॉमिस कुछ किया और दिया कुछ है, तो आप सोचिए कैसे आप एग्जिट ले सकते हैं। तो पहला चीज़, जिसने बेचा है, कोई एजेंट बेचा है तो उस पर दबाव दें, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई पावरफुल व्यक्ति, उसे फ़ोन करा है। कई बार लोग उससे भी डर जाते हैं और पंगा नहीं लेना चाहता। पहला स्टेप में कई सारा केस यहीं हल हो जाता। दूसरा केस में लीगल नोटिस, किसी लॉयर को पकड़े, लीगल नोटिस भेजें। बहुत सारे बिल्डर सेलर उससे भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं कोर्ट कचहरी में फंसूं, और वो निगोशिएशन के लिए तैयार हो जाते हैं और आपके पैसे दे देते हैं। ये दूसरा चीज़। तीसरा चीज़,
एग्रीमेंट जब आपने किया था उसको लेते समय भी पढ़ें, उसमें क्या कंडीशन क्या है, विड्रॉ क्या हो सकता है, एग्जिट प्लान क्या हो सकता है, उसको पढ़ें, फिर से रिव्यू करें, उसके साथ फिर लीगल एडवाइजर से बात करें कि किस तरह का कंप्लेन कर सकते हैं। यदि अपार्टमेंट कोई लिए हैं तो रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। यदि कोई पैसे का लेन देन में फ्रॉड कर दिया तो आप थाने में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और लीगल एडवाइजर से ज़रूर, खुद ही लीगल के एक्सपर्ट ना बन जाए, कोई सही वकील, सही सिविल के लॉयर्स का सलाह जरूर लें। तो मुझे लगता है कि यदि आप फंसे हैं तो समय तो लगेगा, लेकिन बाहर भी आ निकल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर किसी इन्वेस्टर को रियल एस्टेट में जाना हो तो कौन सा बेटर, सेफेस्ट एंड हाईएस्ट रिटर्न दे सकता है, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल? और डेफिनेटली भारत में जो कमर्शियल का रेंटल यील्ड है तो वो ज़्यादा है रेजिडेंशियल से। नॉर्मली 6 से 9%, 12% तक आपको कमर्शियल में मिल सकता है, और जबकि आपको रेजिडेंशियल में 3-4% से मैक्सिमम 6% मिलता है। तो रेंटल यील्ड के हिसाब से कमर्शियल ज़्यादा बेहतर है। और पर आपको ये देखना है कि आपका बजट अलाउ करता है कि नहीं। यदि कमर्शियल बहुत महंगा है, कई बार आप कोई मॉल में मानो एक दुकान ले रहे हैं तो 2 करोड़ रुपए की दुकान आ रही है, तो वो आप देखिए। दूसरी, रेजिडेंशियल में कई बार लोन इजीली मिल जाता है, तो कम पैसा दे के आप लिवरेज ज़्यादा ले सकते हैं। कई बार कमर्शियल में लोन कम मिलता है। तो ये डिपेंड कर रहा है आपका बजट और किस लोकेशन पे आप ले रहे हैं। कई बार कमर्शियल ऐसे जगह पे आप ले लेते हैं जहाँ पे अभी डेवलप्ड जगह नहीं हुआ है, तो हो सकता है लीज या रेंटल ना मिले, तो फिर आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। रेजिडेंशियल में क्या होता है कि इनिशियली देखो, आप ज़्यादातर लोग पहले क्या खरीदना चाहते हैं, घर या ऑफिस या घर। दुकान। घर खरीदना चाहते हैं। तो इनिशियल स्टेज में यदि कोई डेवलपिंग एरिया है तो वहाँ अपार्टमेंट की डिमांड पहले आती है, तो आप पहले वहाँ अपार्टमेंट में लेंगे तो वहाँ रेंटल तो ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन एप्रिसिएशन मिलेगा। और एग्जिट प्लान यदि आपकी जल्दी है, साल 2 साल 3 साल में 4 साल में, तो एग्जिट प्लान जल्दी हो सकता है। कमर्शियल लोग वो उनको लेना चाहिए जिनके पास इतना पैसा है, सफिशिएंट पैसा, और हर साल में प्रॉपर्टी ले सकता, तो आप रेंटल में जाइए। नहीं, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, तो अभी रेंटल में ना जाके अभी एग्जिट स्ट्रेटजी के साथ फ्लिपिंग मॉडल में जाना चाहिए, जो बार बार हर 2 साल 3 साल 4 साल में प्रॉपर्टी को रोटेट करें। और कम से कम मैं कहता हूँ 1 मिलियन का वेल्थ हो जाए, 10 करोड़ का 9 करोड़ का होगा, तो आप रेंट पे भी तब लगाएंगे, तब कमर्शियल लेंगे, 6% भी मिलेगा, 4-5 लाख रुपए। मुझे लगता है अच्छा पैसिव इनकम हो सकता है।